Hello students, in today lecture we gonna learn a new property of light which is refraction. तो आज हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे. रिफ्रैक्शन होता क्या है? जैसे आपने पढ़ा रिफ्लेक्शन में एक लाइट की प्रॉपर्टी होती है कि सेम मीडियम में लाइट जब किसी इंटरफेस सरफेस से टकराती है तो उसी मीडियम में वापस क्या हो जाती है, रिटर्न हो जाती है. उस प्रॉपर्टी को हमने बोला था रिफ्लेक्शन. अब सिमिलरली व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसमें क्या हो रहा है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन. पहले समझ लेते हैं फटाफट. आई एम जस्ट सेइंग दिस इज अ मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2 और ये क्या है उनकी इंटरफेस सरफेस. सो आपकी लाइट आ रही है, इंसिडेंट हो रही है. दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस एज वी हैव स्टडीड इन रिफ्लेक्शन ऑल्सो. उसके बाद क्या हो रहा है, अब ये सीधी नहीं जाएगी. अगर सीधी चली जाती तो फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं थी, डेविएशन ही नहीं होता, तो वो कुछ होता ही नहीं. तो इसका मतलब रिफ्रैक्शन एक फिनोमिना है लाइट का. व्हेन ray of light travel from one medium to other medium, then at interface surface there is a deviation and this phenomena is known as refraction. clear है? तो जो आपका डेविएशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस सरफेस पे होगा, वो भी एक ही बार होगा. अगर मल्टीपल मीडियम है तब अलग बात है, बट अगर हम बात करें भी दो मीडियम लिए हैं, जैसे आपने अगर आपके घर में पानी है उसके नीचे आपने कुछ रखा हुआ है, तो आप जब उसको देखोगे तो एयर है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि एयर के जो वो है डेंसिटी वो कांस्टेंट है, तो एयर है और सिर्फ वाटर है. तो उसकी जो वाटर की जो फर्स्ट सरफेस है उधर से एक बार अगर आपका रिफ्रैक्शन हो गया है तो उसके बाद बस वो एक ही बार है, बार बार नहीं होगा. ठीक है, तो आपका जो होगा फिनोमिना वो कहाँ होगा, पूरा का पूरा इस सरफेस पे होगा. क्लियर है? तो उसके बाद क्या होता है, लाइट आइदर ये आपका क्या होता है नॉर्मल, लाइट या तो नॉर्मल के पास आएगी या फिर उससे दूर होगी, बैंड होके नॉर्मल की तरफ या फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल. तो दोनों प्रॉपर्टीज हैं, हम उसको फटाफट पढ़ लेते हैं. सो दिस होल फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन. बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल इज नोन एज रिफ्रैक्शन. अभी मैं ये मान रहा हूँ मीडियम, अब ये कब कौन सा बेंड करेगी और कौन दूर जाएगी. दिस एंगल इज नोन एज आर, रिफ्रैक्टेड एंगल. सो दिस इज इंसिडेंट रे and this one is refracted ray. And this is angle of incidence. And this is angle of refraction. तो रिफ्रैक्शन फिनोमिना में अब जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है ये नॉर्मल की तरफ बैंड तब होगी जब ये मीडियम क्या होगा, डेंसर होगा. डेंसर हम यहाँ से बताते हैं म्यू के अकॉर्डिंग बात करते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इज कंसिडर एज μ1 एंड दिस इज μ2. ये होता है कि आपको आगे बता देंगे. सो अभी मैं ये बोल रहा हूँ डेंसर मीडियम है. जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तब आपका जो रिफ्रैक्टेड ये रे होगी ये क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी. तो रे विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल इफ इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम. आपकी जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तब क्या होगा, वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी. रे विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल इफ इट इज कमिंग ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर. एंड उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल. जब वो कहाँ से जाएगी, डेंसर से रेयर में जाएगी. क्लियर है? तो रिफ्रैक्शन है क्या? रिफ्रैक्शन इज अ फिनोमिना व्हेन
light passing travel from one medium to other medium, then at interface surface it deviate. This whole phenomena is known as refraction. Okay. अब देर आर, जैसे हमने पढ़ा है रिफ्लेक्शन में लॉज पढ़े हैं, सिमिलरली रिफ्रैक्शन में भी होंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. फर्स्ट लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन. तो वही जो हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था सेम फॉर्म है. सो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल lies in a same plane. Okay. सेकेंड क्या है? रिफ्लेक्शन में था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बट यहाँ पे आई और आर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल नहीं है, पर उनका कुछ एक रेशो होगा जो होगा. आई बाय आर कॉन्स्टेंट नहीं है, उनका जो साइन कंपोनेंट है वो कांस्टेंट है. तो साइन आई बाय साइन आर इज कांस्टेंट. इसको बाद में स्नेल ने बोला था साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू नथिंग बट इट्स अ म्यू. ओके. सो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट. नाउ सो देयर आर टू लॉज of refraction, incident ray, refracted ray and normal lies in a same plane and the ratio of sine of incident angle to refracted angle is constant. clear है? इस constant को हम यहाँ पे बोल देंगे, स्नेल ने बोला था म्यू. म्यू इज नथिंग बट इट्स ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इज म्यू 1, मीडियम 2 इज म्यू 2. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे किसके फ्रेम में लिया जाता है? हम ये एज्यूम करके चलते हैं लाइट अगर वैक्यूम में आ रही है तो उसके बाद वो किसी मीडियम में जा रही है तो उसकी स्पीड, हाँ यहाँ पे 3 और अलग अलग फॉर्मूला हैं जैसे हमने उधर पढ़ा था रिफ्लेक्शन में भी कि अगर लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें क्या क्या चेंज आता है. हमने बोला था स्पीड ऑफ लाइट सेम रहती है, वेवलेंथ सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, बस चेंज आता है एम्पलीट्यूड में एंड इंटेंसिटी में. सिमिलरली इधर भी थोड़ा एडवांस देख लेते हैं हम. अब अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है तो इधर आपका डेविएशन आ रहा है, दैट मीन्स उसकी स्पीड क्या हो रही होगी? चेंज हो रही होगी. तो इसका मतलब इसमें जो क्वांटिटीज चेंज होगी वो कौन कौन सी होगी? स्पीड विल चेंज. तो लाइट की जो वेलोसिटी है वो आपकी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. दूसरा आपको फॉर्मूला पता है v इक्वल टू लैम्डा बाय टी विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज लैम्डा एफ. स्पीड आपकी चेंज हो रही है, इसका मतलब या तो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी दोनों चेंज हो सकते हैं. वी ऑलरेडी नो इन वेव एंड साउंड में हमने पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन सोर्स. तो सोर्स जैसे काम करता है उस पर डिपेंड करती है, वो मीडियम पे कभी डिपेंड नहीं करती. इसका मतलब फ्रीक्वेंसी तो आपकी क्या रहेगी? कांस्टेंट. फ्रीक्वेंसी है आपकी कांस्टेंट, तो इसका मतलब चेंज किस में हो रहा होगा? वेवलेंथ में. तो आपकी यहाँ पे वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी? चेंज. फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं आएगा, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम. बिकॉज रीजन क्या है इसका? फ्रीक्वेंसी ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन सोर्स. तो फ्रीक्वेंसी आपकी क्या रहेगी? सेम. वेवलेंथ में चेंज हो रहा है. सिमिलरली जैसे रिफ्लेक्शन में भी एम्पलीट्यूड में चेंज हो रहा था तो इसमें भी होगा. तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा आपका? चेंज. एम्पलीट्यूड में चेंज होता है. वी नो दैट इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. इंटेंसिटी होती है क्या होती है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है. इसका मतलब इंटेंसिटी में भी क्या आएगा? चेंज. तो इंटेंसिटी विल ऑल्सो चेंज. सो ये हो गई रिफ्लेक्शन की बातें अकॉर्डिंग टू लाइट कि स्पीड चेंज हो जाएगी, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा, इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी. जो एक फिक्स क्वांटिटी रहेगी वो क्या रहेगी? फ्रीक्वेंसी. बिकॉज फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन सोर्स, इट नेवर डिपेंड्स अपॉन मीडियम. वो मीडियम पे डिपेंड ही नहीं करेगी. क्लियर है? नाउ साइन आई बाय साइन आर को उन्होंने बोला म्यू. तो किसी भी मीडियम, इस सरफेस की बात करेंगे अगर म्यू 1, ये मीडियम 1 है तो इसका हम म्यू 1 कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम ये मानते हैं अगर ये मीडियम 1 इधर होता
और रे जो आ रही है आपकी कहाँ से आ रही होती, वैक्यूम से। तो लाइट रे अगर वैक्यूम से आ रही है तो उसमें डेविएशन आएगा। वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है, c। तो आप जो इसका म्यू कैलकुलेट करते हो विच इज μ1 इज नथिंग बट स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम 1 डिवाइड बाय जिस मीडियम में जा रही है उसकी स्पीड डाउन में v1। लाइट की स्पीड वैक्यूम में होती है c, मीडियम में चली गई, जिस मीडियम में जा रही है उसकी वेलोसिटी v1, तो c बाय v1। जिस मीडियम से आ रही है उसकी वेलोसिटी अब ऊपर, जिस में जा रही है उसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड। क्लियर है? और सिमिलरली μ2 क्या बनेगा, दूसरे मीडियम के लिए करेंगे तो सेम आएगा c बाय v2। नाउ अब अगर मैं ये बोल रहा हूँ लाइट हमने क्या माना है, रेयर से डेंसर में आ रही है, रेयर से डेंसर में जा रही है। क्लियर है? तो दिस विल बी साइन i बाय साइन r इज इक्वल टू μ2 बाय μ1, क्योंकि डेफिनेटली डेंसर मीडियम का म्यू बड़ा होगा और रेयर मीडियम का क्या होगा, कम होगा। सो μ2 बाय μ1 विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज c बाय v2 डिवाइड बाय c बाय v1। हमने उधर लिखा हुआ है μ2 कैन बी रिटन एज c बाय v2 एंड μ1 कैन बी रिटन एज c बाय v1। सो c से c कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा v1 बाय v2। तो देखो म्यू आपका जो भी है वही आ रहा है, फिर घूम फिर के जिस मीडियम से आ रही है लाइट उसकी वेलोसिटी ऊपर रखोगे, जिसमें जा रही है उसकी वेलोसिटी क्या रखोगे, डाउनवर्ड रखोगे। सो v1 अपॉन v2, v1 इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम 1 एंड v2 इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम 2। क्लियर है? सो दिस इज स्नेल्स लॉ। और यहाँ पे हम सीधा सीधा बोल सकते हैं μ1 इंटू साइन i इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन r। ये फॉर्मूला ज़्यादा हम यूज़ करते हैं बिकॉज मल्टीप्लिकेशन है, इजी है। इसका मतलब μ1 कौन सा मीडियम है, मीडियम 1। तो मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसी का ही एंगल का साइन का प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 एंड उसका साइन। तो आगे से आपको कंफ्यूज नहीं होना है अगर डिवाइड में आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि किसको ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है। सो वी कैन यूज दैट फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का है उसी के एंगल का साइन से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू दूसरे वाले का। क्लियर है? नाउ वी गोना लर्न अबाउट अपर एंड डेप्थ। अपर एंड डेप्थ होता क्या है, जैसे हमने पढ़ा ऑलरेडी, स्विमिंग पूल आपको जो दिखाई देता है, आप जब देखते हो तो आपको अपरेंटली कैसे दिखाई देता है कि उसकी डेप्थ कम है, पर जब हम उसके अंदर उतरते हैं हमें पता चलता है कि काफ़ी डीप में है। सिमिलरली बकेट में भी अगर आप सिक्का रखते हो तो अगर आप देखते हो तो आपको बकेट में सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। मतलब ऊपर उठा हुआ का मतलब दिखेगा आपको सरफेस पे ही, बट सरफेस खुद आपको थोड़ी सी उठी हुई दिखेगी। मतलब कि हमें वो उतनी उसकी डेप्थ नहीं दिख रही, हमें थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। तो ये जो फिनोमिना है ये किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर बकेट में वाटर ही नहीं होगा तो आपको सिक्का उठा हुआ थोड़ी ना दिखाई देगा। इट मीन्स हमें मीडियम की जरूरत पड़ रही है उसके लिए, तो उसमें मीडियम कौन है, वाटर। सो आई एम कंसिडरिंग वन सरफेस, ये उसके ऊपर की इंटरफेस सरफेस, an object is placed at here, ओके। अब यहाँ से ये उसका बॉटम पार्ट है, दिस इज बॉटम पार्ट। अब यहाँ से रे जाएगी इन दिस मैनर, दिस विल बी योर normal and angle made by this will be incident ray with normal, this angle is I, okay। and अब ये मीडियम आपका कौन सा है, रेयर मीडियम है, हवा है ना, एक तरह से एयर है, and this is denser मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। नेक्स्ट
यहाँ से रे आपकी क्या होगी, मूव अवे होगी इससे नॉर्मल से, या बेंड होगी नॉर्मल की तरफ। हमने पढ़ा है जब डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या होता है, वो नॉर्मल से अवे होती है, तो वो थोड़ा साइड हो जाएगी, इट विल गो लाइक दिस इज योर रिफ्रैक्टेड एंगल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रिफ्रैक्टेड रे को पीछे इधर से एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। आई एम जस्ट ड्रॉइंग अ स्ट्रेट लाइन, this object name as P and this interface surface is known as O। यहाँ से इसको रिट्रेस कर रहा हूँ, so I'm retracing it। This will come like this। तो ह्यूमन आई जो है वो यहाँ से ऑब्जर्व कर रही होगी, तो उसको ऑब्जेक्ट है कहाँ एग्जैक्टली, इधर, उसको दिखाई कहाँ दे रही है, उसकी इमेज इस तरफ आई, तो उसको डेप्थ दिखाई दे रही है वो सिर्फ इतनी सी दिखाई दे रही है। सो दिस इज इट्स डेप्थ। इफ दिस एंगल इज आई देन दिस इज ऑल्सो नॉट दिस, इफ दिस एंगल इज आर देन दिस एंगल इज ऑल्सो आर। क्लियर है, क्योंकि देखो हमारा यहाँ पे नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है, दिस इज सेम, तो ये आपका एंगल है आर एंड दिस इज योर एंगल आई। नाउ आई एम जस्ट मेकिंग साइन आई। साइन आई कितना होगा, इसको नाम दिया Q इन ट्राइंगल OPQ। साइन आई, साइन एंगल कौन सा होता है, थीटा के जस्ट सामने, परपेंडिकुलर ये है, क्या होगा PQ अपॉन हाइपोटेनस इज OP। सिमिलरली साइन आर कितना होगा, यहां पे आप देखो मैं ये ट्राइंगल नाम बोल रहा हूं IOR इन ट्राइंगल IOR, ट्राइंगल IOR, इस ट्राइंगल में साइन आर, आर के सामने कौन सा ये है, तो ये होगा आपका क्या, परपेंडिकुलर। सो दिस विल बी OR बाय OI। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सी OR इज इक्वल टू PQ, दिस बोथ आर इक्वल, सो आई कैन राइट OR एज PQ। OR इज इक्वल टू PQ। क्लियर है, दोनों सेम है। नाउ आपने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। साइन आई कितना आपका PQ बाय OP एंड साइन आर इज PQ बाय OI। PQ से PQ कैंसिल, म्यू इक्वल टू OI अपॉन OP। अब ये एंगल जो होते हैं ना बहुत ही छोटे होते हैं, सो वी कैन से OI जो है OP वो ऑलमोस्ट OR ही होगा। ये जो ये साइड है, ये एंगल इतने छोटे होते हैं, आपने पढ़ा व्हेन थीटा इज स्मॉल, सो साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू टेन थीटा विच इज नथिंग बट थीटा। तो हम बोल सकते हैं कि साइन और टेन दोनों सेम होते हैं, तो टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो आई कैन जस्ट रिप्लेस, मैं हाइपोटेनस है उसको किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, बेस से। तो ये पॉइंट जो है ये बहुत ही इसके पास होगा, ये जो पॉइंट है ये आर के बहुत पास होगा, तो इसलिए आपका OI क्या बन जाएगा, OR एंड OP आपका क्या बन जाएगा, PR। सो OI विल बी IR and OP will be PR। IR क्या आपका, IR is nothing but height of image, depth of image, मोस्टली जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, एंड ये पूरा क्या है आपका डेप्थ ऑफ
ऑब्जेक्ट की जो रियल डेप्थ है वो कितनी है और इमेज की क्या है वो आपको दिखाई दे रहा है. सो आई कैन से आई आर क्या आपका एच आई अपॉन एच नॉट. क्लियर है. एंड रे आपकी कहाँ से कहाँ जा रही है, अब इसको म्यू नहीं रखोगे. रे आपकी किस मीडियम से किस मीडियम जा रही है, म्यू आपने ये रखा है. म्यू हम कैसे लिखते हैं, जिस मीडियम में जा रही है उसका म्यू ऊपर आएगा, जिससे आ रही है उसका नीचे आएगा. सो दिस विल बी 1/μ. अगर आपको इधर कभी कंफ्यूजन होती है सो बेस्ट है आई जा रहा है सो म्यू इंटू साइन आई, क्योंकि मैंने आपको बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई में उसका जो एंगल है उसको कर लो इस सरफेस का म्यू और एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो म्यू इंटू साइन आई और इसका हम ये मान रहे हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है. कुछ और भी हो सकता है, अगर आपको रखना तो म्यू 2 रख लोगे. तो इसका मैंने 1 माना है. सो 1 इंटू साइन आर. सो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, ये 1/μ बनेगा. So this will be your 1/μ. So mu will be h naught by h I. So h naught क्या है आपका रियल डेप्थ जो ऑब्जेक्ट की है और h I आपका क्या है अपरेंट डेप्थ. तो अपरेंट डेप्थ जो होगी वो क्या होगी, अपरेंट डेप्थ को मैं एडी से बोल रहा हूँ. एडी विल बी रियल डेप्थ डिवाइड बाय म्यू. म्यू किसका है, सरफेस का है जो डेंसर मीडियम है. और अगर ये μ1 आप इसको एयर को अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 नहीं बोल रहे हो, सो इफ यू आर सेइंग दिस एज μ1 एंड दिस एज μ2, सो यहाँ पे आप क्या रखोगे साइन आर के साथ μ1. तो इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी यहीं पे एंगल और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 इंटू साइन आर इज इक्वल टू μ2 मीडियम इंटू उसका एंगल साइन आई. सो दिस विल बी μ1 बाय μ2 इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर. सो इट्स नथिंग, बस आपको क्या करना है यहाँ पे हमने जो म्यू माना है म्यू इज नथिंग बट μ2 बाय μ1. तो बस उसको रिप्लेस कर देना है, म्यू को आपको μ2 बाय μ1 से रिप्लेस कर देना है. सो दिस इज अपरेंट डेप्थ जो हमें दिखाई देगी. हमने क्या किया इसमें, पहले मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ माना, रे गई वो नॉर्मल से अवे हो जाएगी क्योंकि वो डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो इधर साइड हो जाएगी. उसके बाद हमने ट्राइंगल्स लगा के फर्स्ट इन ट्राइंगल ओ पी क्यू साइन आई दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज पी क्यू, बेस इज सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इज पी क्यू एंड हाइपोटेनस इज ओ पी, तो ओ पी रखा. फोर्थ ये एंगल आर है सो दिस विल ऑल्सो आर बिकॉज रे वही जा रही है और हम नॉर्मल के साथ ही ले रहे हैं. सो इफ दिस इज आर तो साइन आर क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ओ आर अपॉन ओ आई. और मैंने बाद में क्या बोला ओ आर एंड पी क्यू दोनों क्या हैं सेम है तो उसको रिप्लेस कर दिया. एंड वी यूज फॉर्मूला दिस वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इंटू इट्स एंगल इक्वल टू मीडियम 2 एंड इट्स एंगल. हमने मीडियम 2 को 1 माना है तो हमने इनको रिफ्लेक्ट किया, पी क्यू को पी क्यू कैंसिल किया. देन आफ्टर दैट वी जस्ट सेड दैट हेयर ओ आई is approximately equal to IR and OP is approximately equal to PR. Why? Because ये दोनों पॉइंट बहुत ही क्लोज होंगे. So this OI becomes IR and OP becomes PR. Now we gonna learn रिफ्रैक्शन इन मल्टीपल मीडियम. अभी मैंने आपको बोला था जब रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होता है वो मीडियम की इंटरफेस सरफेस पे होता है एंड वी आर एज्यूमिंग कि 2 ही सरफेस है. अब बहुत सारे अगर मीडियम आने लग गए तब क्या होगा, तब कैसे कैलकुलेट करेंगे. आई एम कंसिडरिंग दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2, मीडियम 3. तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन जो होंगे मल्टीपल रिफ्रैक्शन होंगे, सिंगल रिफ्रैक्शन नहीं होगा. एंड लास्ट इज मीडियम 4. तो रे आपकी जो आ रही है इंसिडेंट on angle I1 which will reflect from here angle R1 and this angle is same. So this is also इसका जो फर्स्ट रिफ्रैक्टेड एंगल है
वो इसके लिए क्या बनेगा, इंसिडेंट एंगल, दिस इज R1 एंड फ्रॉम हियर दिस इज R2 दिस इज, तो जो एंगल ये है वही होगा R2 एंड दिस इज R3। सो हमें निकालना है दिस R3। क्वेश्चन में गिवन क्या है, I1 आपको पता है, सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, इसको मैं बोल रहा हूँ μ1 μ2 μ3 एंड μ4। क्लियर है? सो नाउ वी हैव टू फाइंड एंगल R3। R3 की वैल्यू कितनी होगी? सबसे पहले कौन से मीडियम में जा रही लाइट, μ1, उसका एंगल कितना है I1, सो μ1 इंटू साइन I1 इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन R1, जिस मीडियम में जा रही है उसका उसके साथ एंगल μ2 इंटू साइन R1। ओके, सो यहाँ पे μ2 बाय μ1 इज इक्वल टू साइन I1 अपॉन साइन R1। सिमिलरली अब μ2 से μ3 में जा रही है, सो μ2 उसका एंगल साइन R1 इज इक्वल टू μ3 साइन R2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू μ4 साइन R3। तो ये सारे आपके क्या होंगे, ये जो फंक्शन होता है ये सब हर किसी के इक्वल होगा। तो देखो ये इक्वेशन इधर लिखी हुई है, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल है। सिमिलरली μ1 इक्वल टू साइन I1। अब कैलकुलेट कैसे करोगे, तो इन दोनों इक्वेशन से क्या मिलेगा आपको, μ3 बाई μ2 इक्वल टू साइन R2 बाय साइन R1। सिमिलरली μ4 बाई μ3 इज इक्वल्स टू साइन R3 बाय साइन R2। ये मैंने इन इक्वेशन को इक्वेट किया अलग अलग से इंडिविजुअल। हमें फाइंड करना है R3, हमें पता है I1, R1 R2 R3 हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 2 एंड 3 मल्टीप्लाई कर दो तीनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा, μ2 बाय μ1 मल्टीप्लाई विथ μ3 बाय μ2 मल्टीप्लाई विथ μ4 बाय μ3 इज इक्वल टू साइन I1 बाय साइन R1 मल्टीप्लाई बाय साइन, this will be μ3 by μ2 sin R1 by R2, this will be sin R1 by R2 and this will be, you can see here μ3 by μ2, तो sin R1 by sin R2, this will be μ4 sin R3 आपका जाएगा डाउन में एंड sin R2 जाएगा ऊपर, sin R1 by sin R2 मल्टीप्लाई विथ साइन R2 बाय साइन R3। सो μ2 से μ2 कैंसिल, μ4 बाय μ1 इज इक्वल टू R1 कैंसिल, R2 कैंसिल, सो साइन I1 बाय साइन R3। सो हेयर यू कैन सी, आपको जो एंगल फाइंड करना है वो जो ये एंगल है रिफ्रैक्टेड, लास्ट रिफ्रैक्टेड एंगल है, उसको मीडियम से ज़्यादा कोई फर्क ही नहीं पड़ा आया, तो आप अगर सीधा सीधा इस सरफेस को ऐसा भी लिखते, ये सरफेस μ1 एंड लास्ट सरफेस इज μ4 एंड योर एंगल इज I1 एंड लास्ट वन इज R3, हमने R3 माना उसको, तो इसमें क्या बनता, μ1 इंटू साइन I1 इज इक्वल टू μ4 इंटू साइन R3। क्लियर है? सो कितना आता,
4 बाय म्यू वन इज इक्वल टू साइन I1 अपॉन साइन R3. इट मीन्स इन मल्टीपल रिफ्रैक्शन जो आपका फर्स्ट और लास्ट है उसी की वैल्यू आपको डिपेंड करेगी, बाकी मीडियम जितने भी अंदर पड़े उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट या अगर क्वेश्चन में वो अंदर का पूछता है देन विल गो विद दिस फॉर्मूला. हमेशा आपको ये फॉर्मूला माइंड में रखना है दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय इट्स एंगल, साइन एंगल जो होता है साइन कंपोनेंट ऑफ एंगल, उसको हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा. वो क्लियर है. नाउ वी गोना लर्न अदर प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है, आपने कभी देखा होगा आपको वाटर में अपनी इमेज दिखाई देती है. वाटर एक मिरर नहीं है बट स्टिल वी कैन सी इमेज. तो इसका मतलब हमने अभी जैसे बात की थी कि पूल में आपको डेप्थ हो तो आपको वो उठा हुआ दिखाई देता है, राइट. सो हम इमेजेस देख सकते हैं, इसका मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है. तो रिफ्लेक्शन हो रहा है इसका मतलब है क्या, इसकी कंडीशन है विच इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब जब आपका रिफ्लेक्शन 100% हो तो वो उसकी क्या कंडीशन है, वी गोना लर्न दिस थिंग. तो फर्स्ट कंडीशन इसकी होगी लाइट शुड, दिस इज नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस वन इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. हमें क्या करना है, जैसे जैसे ये एंगल बढ़ाएंगे ये एंगल बढ़ेगा और इतना बढ़ा ले कि वापस इस वीडियो में आ जाए. तो पहली कंडीशन क्या होगी, एंगल कब बढ़ता है इधर, इसका मतलब रे जब नॉर्मल से मूव अवे कब होगी, जब ये क्या होगी, रेयरर मीडियम होगा. सो ये आपका कौन सा मीडियम होना चाहिए, दिस मीडियम शुड बी रेयरर मीडियम एंड दिस मीडियम शुड बी डेंसर मीडियम रिलेटिव टू दिस मीडियम. तो फर्स्ट कंडीशन लाइट शुड travel from denser medium to rarer medium. लाइट आपकी कहाँ से कहाँ जानी चाहिए, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. नाउ अभी क्या है, मैं देखो एंगल बढ़ा रहा हूँ इसी में है और एंगल बढ़ाया, आई एम जस्ट इंक्रीजिंग इंसिडेंट एंगल. सो ये आपका रिफ्रैक्टेड एंगल कैसा होगा, और बढ़ जाएगा. रे विल गो लाइक दिस, फर्दर इंक्रीजिंग, वो इसके अलोंग हो जाएगी. रे जब इंटरफेस सरफेस के अलोंग हो गई, सो दिस एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल. सो क्रिटिकल एंगल होगा क्या, क्रिटिकल एंगल इज अ एंगल एट विच रे बिकम्स पैरेलल टू इंटरफेस सरफेस. या तो आप ये बोलो रे पैरेलल होगी इंटरफेस सरफेस के, एल्स यू कैन से एंगल आर रिफ्रैक्टेड एंगल इज 90 डिग्री. और क्रिटिकल एंगल होता क्या, इसको क्रिटिकल एंगल नहीं बोलते, इंसिडेंस का जो एंगल होता है उसको क्रिटिकल बोलते हैं. क्रिटिकल एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच रिफ्रैक्टेड एंगल इज 90 degree or you can say ray become parallel to interface surface. So it is incident angle at which ray becomes parallel to interface surface. और यू कैन से एंगल आर बिकम्स 90 डिग्री. बट ये होगा किसका, इंसिडेंस के साथ है, तो आई सी. सो सेकेंड कंडीशन क्या होगी, टी आई आर इससे पहले तो होगा ही नहीं क्योंकि इससे पहले तो रे आपकी इधर ही रहेगी. इससे ज़्यादा फर्दर और मूव करने पे रे विल गो लाइक इन दिस डायरेक्शन. इसका मतलब टी क्रिटिकल एंगल से पहले रे आपका क्या करेगी, रिफ्रैक्शन, उसके बाद आपका क्या कर रही है वो रिफ्लेक्शन, क्योंकि वो उस मीडियम में वापस चली गई, जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में वापस चलेगी. इट मीन्स द सेकेंड कंडीशन फॉर टी आई आर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज इट्स टोटल इंटरनल
रिफ्लेक्शन, नॉट रिफ्रैक्शन, इट्स रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल विच इज IC। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्रिटिकल एंगल से बड़ा नहीं होगा तो रे क्या रहेगी, उसी दूसरे मीडियम में रहेगी, वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, देन जो फिनोमिना होगा वो कौन सा होगा, रिफ्रैक्शन। इसका मतलब क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल है जिससे कम होने पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन, और उससे ज्यादा होने पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन, एंड उतना होने पे क्या होगा, रे बिकम्स पैरेलल। पैरेलल किसके हो जाएगी, इंटरफेस सरफेस के, बिकम्स पैरेलल टू इंटरफेस सरफेस। सो दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कुछ कंडीशंस होती हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो फटाफट सुन लो। फर्स्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वर्ड ही आपको बता रहा है, इसमें जो रिफ्लेक्शन होगा कोई 30-40% नहीं होगा, 100% होगा, 100% रिफ्लेक्शन विल बी देयर। सेकेंड प्रॉपर्टी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड करेगा, क्रिटिकल एंगल पे। क्रिटिकल एंगल पे किस पे डिपेंड करेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम बोल रहे हैं ना, इंसिडेंट एंगल पे डिपेंड कर रहा है, IC के अकॉर्डिंग है। अगर IC कम होगा तो रिफ्रैक्शन होगा, IC से ज्यादा होगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। इसका मतलब क्रिटिकल एंगल किस किस पे डिपेंड कर रहा है, क्रिटिकल एंगल, हर मीडियम का अलग अलग क्रिटिकल एंगल होगा। इट मीन्स क्रिटिकल एंगल डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट नेचर ऑफ मीडियम, सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, थर्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे करेगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे आप तो क्रिटिकल एंगल बढ़ेगा या कम होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे डेंसर मीडियम थोड़ा सा रेयर बनने लग जाएगा, मतलब उसकी डेंसिटी उतनी नहीं रहेगी। आपने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा हुआ है, व्हाइल वी आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो एक्सपेंड होने लगेगा, इट मीन्स वो अब उतना डेंस नहीं रहेगा। तो उस केस में क्या होगा, अब रे को ज़्यादा एंगल बनाना पड़ेगा उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए, इट मीन्स क्रिटिकल एंगल विल इंक्रीज, क्योंकि हमें क्या है, IC आपका कम कब होगा, जब ये डेंसर हो बहुत ज़्यादा और ये रेयरर हो तो क्रिटिकल एंगल कम भी होगा तो उसमें वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। पर अगर दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होने लग गए या गैप कम है तो क्या होगा, आपको फिर ज़्यादा एंगल हो जाएगा। सो इट मीन्स क्रिटिकल एंगल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस IC ऑल्सो इंक्रीजेस। तो हमारे जो पॉसिबिलिटी होती है रिफ्लेक्शन की वो कम हो जाएगी, क्योंकि क्रिटिकल एंगल आपका बढ़ गया है, तो रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा और रिफ्लेक्शन कम होगा। मतलब क्रिटिकल एंगल के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, क्रिटिकल एंगल के बाद तो डेफिनेटली रिफ्लेक्शन ही होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, सो क्रिटिकल एंगल डिपेंड कर रहा है, इसी के अकॉर्डिंग आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डिपेंड करेगा। सो दीज आर द थिंग्स। एंड या एक और चीज पे क्रिटिकल एंगल डिपेंड करता है, विच इज वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट की जो वेवलेंथ है उसके ऊपर भी क्या करेगा, आपका क्रिटिकल एंगल डिपेंड करेगा। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट। सो दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन कहाँ यूज होती है, सो इसकी जो बेसिक एप्लीकेशन है वो है मिराज इफेक्ट, नॉट सॉरी मिराज इफेक्ट, वो ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में इट्स लाइक दो सरफेस होती है, एक अंदर अलग मटेरियल होता है, बाहर एक अलग मटेरियल होता है। कोर मटेरियल अलग होगा, उसके ऊपर एक दूसरा मटेरियल रैप किया होता है, दिस इज नोन एज कोर। एंड जो आउटसाइड मटेरियल होगा उसको बोलते हैं क्लैडिंग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज मोर देन क्लैडिंग, तो म्यू ऑफ कोर इज मोर देन म्यू ऑफ क्लैड। ऐसा क्यों? ताकि
आप यहाँ से लाइट को भेजोगे, अब वो इधर से इधर जाने की कोशिश करेगी रिफ्लेक्ट करने की, बट इसका क्या होगा, म्यू ज़्यादा है तो रे डेंसर से रेयर जाएगी, और हम एंगल इस तरह से भेजेंगे कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो, सो लाइट ऐसे ट्रैवल करते हुए बाहर आ जाती है। सो इसको हम ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि लॉन्ग ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, ताकि आपको लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना हो, उसमें आपका एनर्जी लॉस ना हो। सो जो बेस्ट एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, विच इज़ ऑप्टिकल फाइबर। ओके, नाउ वी विल डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिफ्रैक्शन। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिफ्रैक्शन में आपका आता है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन इज नथिंग बट डेल्टा। हमें पता है क्या होता है, इंसिडेंट रे कितना डेविएट हुई है, सो उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। यहां पे हम दो केस कंसिडर कर रहे हैं। केस 1, व्हेन रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। जब आपकी रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में क्या करे, ट्रेवल करे। सो दिस इज मीडियम 1 और ये क्या आपका डेंसर मीडियम है I, एंड दिस इज रेयरर मीडियम, उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। तो रिफ्रैक्शन कब तक होगा, रिफ्रैक्शन तब तक होगा जब तक क्रिटिकल एंगल है। वी ऑलरेडी नो दैट क्रिटिकल एंगल। रिफ्रैक्शन उसके बाद क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो क्या होगा, आफ्टर क्रिटिकल एंगल इट विल रिफ्लेक्ट। ओके, सो हम क्रिटिकल एंगल को बोल रहे हैं यहाँ पे C। दिस एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल एज C। सो ग्राफ बनाएंगे डेविएशन का। पहले देखो, दिस लाइन रे इज गोइंग लाइक एंड दिस एंगल इज I। तो आपका जो डेविएशन आ रहा है विच इज नथिंग बट दिस इज योर डेविएशन डेल्टा R माइनस I। दिस एंगल इज I, सो दिस विल बी I सीधी अगर निकलती तो। बट आप ऑरेंज को देखो, मैंने ऑरेंज लाइट, ऑरेंज रे जो है आपकी, उसको इधर से करने के बाद वो डेविएट हो रही है और मूविंग अवे फ्रॉम, तो अगर वो सीधी आती तो इधर से आती, सो ये एंगल जितना होगा ये एंगल उतना ही होगा, दिस एंगल एंड दिस एंगल। सो दिस इज, इफ दिस इज I तो दिस विल बी I, पर रे कितना कर रही है R, तो आपका डेविएशन कितना है R माइनस I। क्लियर है? जैसे जैसे R इंक्रीज होगा, I इंक्रीज होगा, वैसे वैसे R सिमिलरली उतना इंक्रीज नहीं होगा, वो साइन की फंक्शन में इंक्रीज होता है। सो वाइल ड्राइंग ग्राफ, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा तो रे बिना कुछ डेविएशन में सीधा निकल जाएगी। इट मीन्स इफ एंगल इज 0 तो डेविएशन इज 0। एज I इंक्रीजेस, कब तक करेंगे इंक्रीज, अप टू C क्रिटिकल एंगल तक। सो आई एम इंक्रीजिंग I अप टू C, तो रे का कितना होगा एट क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल पे क्या हो रहा है, वो रिफ्रैक्शन की लास्ट लिमिट है। इफ आई एम सेइंग दिस एंगल इज C, सो योर रिफ्रैक्टेड रे इज, इफ दिस एंगल इज C then a refracted ray will be on interface surface. So this is C, अगर रे सीधा जाती, so this is also C, और रिफ्रैक्टेड रे ये है, सो आपका डेविएशन कितना आ रहा है, डेल्टा इज नथिंग बट पूरा 90 है, तो इसी हट गया तो कितना है 90 माइनस C। एट मीन्स एट क्रिटिकल एंगल व्हेन इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, दैट टाइम डेविएशन इज 90 माइनस C। और रे आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगी जैसे रिफ्लेक्शन में गई थी, बिकॉज I और R एक दूसरे के प्रोपोर्शनल थे, इक्वली हो रहे थे चेंज, इधर वो इक्वली नहीं चेंज होंगे, वहां पे यहाँ पे साइन फंक्शन आएगा। सो द ग्राफ विल गो लाइक दिस, एंड दिस एट C it will be pi by 2 minus C।
नाउ उसके बाद क्या होगा, आफ्टर दैट this is case of critical angle when I is C, this is the case when I is less than C, now I am considering the case when I is greater than C। तीनों केस को हमने अलग अलग तोड़ लिए। दिस इज योर I, रे वापस रिफ्लेक्ट होकर उसी में जा रही है, सो दिस इज ऑल्सो एंगल I। तो आपकी जो मिनिमम कंडीशन थी वो कितना होगा, ये स्टार्ट कहाँ से होगा, C से स्टार्ट होगा। C से पहले तो स्टार्ट ही नहीं होगा, C से पहले तो क्या होगा आपका क्रिटिकल एंगल से पहले तो आपका क्या बनेगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो इट मीन्स TIR की कंडीशन के लिए योर एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, सो इट मीन्स दिस एंगल। तो अब इसका जो ग्राफ बनाएंगे वो कहाँ से स्टार्ट करेगा, C से करेगा। सो ग्राफ टू क्रिटिकल एंगल से आपका इंसिडेंट एंगल स्टार्ट करेगा, एंड एट दिस इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज C, तो डेविएशन कितना होगा, दिस इज रे इंसिडेंट अगर होती तो ऐसे जाती सीधा, डेविएशन कितना हो रहा होगा, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, डेविएशन इन अ सिंगल रिफ्लेक्शन होता है पाई माइनस 2i, तो पाई माइनस 2i इज नथिंग बट 2c, क्योंकि हम C से स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज योर डेविएशन पाई माइनस 2c। उसके बाद जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाओगे डेविएशन कम होता जाएगा, और जब रे एकदम एग्जैक्टली ऐसे जाएगी तो सीधा निकल जाएगी। इट मीन्स एट पाई बाय 2 एंगल ऑफ डेविएशन इज 0। दिस इज, सो दिस इज ग्राफ ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा एंड इंसिडेंट एंगल व्हेन रे विल गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर। हमने केस 1 अभी कंसिडर किया जब डेंसर से रेयर में जा रही है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होता है जब रे कहाँ से जाती है, डेंसर टू रेयर। तो हमने उसको दो पार्ट में तोड़ा है। फर्स्ट पार्ट इन विच एंगल ऑफ इंसिडेंट इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, जिसमें आपका एंगल क्रिटिकल एंगल से कम है, तब हो रहा है आपका रिफ्रैक्शन। उसका हमने केस डिस्कस कर लिया, क्रिटिकल एंगल पे जाके वो रुक जाएगा। आफ्टर दैट मोर देन क्रिटिकल एंगल वो क्या बनेगा, रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा हुआ एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, पाई माइनस 2i, तो इंसिडेंट एंगल। सो मैंने हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, उस क्रिटिकल एंगल से होगी। सो मैक्सिमम होगा डेविएशन, उसके बाद वो डिक्रीज होता जाएगा, एंड पाई बाय 2 पे क्या हो जाएगा, वो 0। नाउ विल डिस्कस केस 2 व्हेन रे पासेस ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। केस 2 व्हेन रे ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। जब आपकी लाइट रे कहाँ से जाएगी, रेयर से कहाँ जाएगी, डेंसर मीडियम में। इसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, सो एक ही केस बनेगा। दिस इज योर नॉर्मल, दिस इज एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस विद नॉर्मल, और रिफ्रैक्टेड एंगल आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो आपका जो डेविएशन आएगा वो कितना आएगा, this whole angle is I, so deviation is I minus R। तो आपका डेविएशन कितना आएगा, I माइनस R। लास्ट केस में R माइनस I था, इन दिस केस इट इज I माइनस R। ये डायरेक्शन बताता है क्लॉकवाइज हो रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। नाउ इफ यू गोना ड्रॉ ग्राफ, as I increases R also increases, और if I is 0 तो रे सीधा निकल जाएगी। रे बिल्कुल, if रे is parallel to incident angle, I mean नॉर्मल, अगर रे पैरेलल है नॉर्मल के तो वो सीधा सीधा निकल जाएगी, कोई डेविएशन नहीं होगा। इट मीन्स डेल्टा इज 0। सो इफ इंसिडेंट एंगल इज 0, डेविएशन इज ऑल्सो 0। एंड उसके बाद जैसे जैसे आई बढ़ेगा आर भी बढ़ रहा है, बट एग्जैक्ट उसी रेशो में नहीं बढ़ रहा है, वो साइन के फॉर्म में बढ़ रहा है। सो योर ग्राफ विल गो लाइक दिस, एंड आई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 90 डिग्री। दिस विल बी पाई बाय 2। सो साइन अगर 90 है तो आर कितना बनेगा, वी कैन कैलकुलेट।
मैं बोल रहा हूँ इस सरफेस का म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड दिस सरफेस हैज 1, सो म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, क्योंकि म्यू इंटू साइन आर इक्वल टू 1 इंटू साइन आई, वो मैंने उसी फॉर्मूले को यूज़ किया है, 1 इंटू साइन आई इक्वल टू साइन 90 है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर. So this will be 1, so sin r becomes 1 by mu, so r becomes sin inverse 1 by mu, sin inverse 1 by mu, r पता है आपको, तो आपका डेविएशन कितना आ जाएगा, i पता है 90, so डेविएशन will be 90 minus r, r is sin inverse 1 by mu, इसको यहाँ पे रख देंगे. So when I is 90 degree, so maximum is deviation is maximum which is 90 I minus r, r is sin inverse 1 by mu. ये important है, इसको याद रखना है. डेविएशन मैक्सिमम डेविएशन कितना होगा, सो आपका जो मैक्सिमम डेविएशन होगा विच विल बी 90 माइनस साइन इनवर्स 1 बाय म्यू. और अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 μ1 की फॉर्म में गिवन है तो हम म्यू को चेंज कर देंगे μ2 बाय μ1. सो यू कैन ऑल्सो राइट मैक्सिमम डेविएशन इज 90 डिग्री माइनस साइन इनवर्स μ1 बाय μ2, बिकॉज म्यू को हम क्या रख रहे हैं, μ2 बाय μ1. सो दिस इज योर मैक्सिमम डेविएशन. इसमें आपका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सिर्फ और सिर्फ